एक लेडी बाउंसर, उन्होंने आप पे हमला भी किया। वो स्टोरी क्या थी? ट्विटर क्लिप बड़ी वायरल हुई। तुम लोग की हालत है ना मोहल्ले वाले कुत्ते की तरह। आपने मर्दों के लिए ये भी बोल दिया कि कुत्ते की फितरत बदलती नहीं है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। ये मर्दों की बात भी नहीं है तो कौन सी प्रजाति की बात कर रहे थे? आप महिला की आस्था पे सवाल क्यों उठाते हैं? रणवीर अलाहाबादिया पे भी कमेंट किया। कूल बनने के चक्कर में इस मूर्ख इंसान ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। ऐसे अपने MBA चाय वाला पे भी किया, काफी कुछ कहा। संदीप माहेश्वरी के लिए भी काफी कुछ कहा। ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए या करते रहना चाहिए? आपकी कोई खास क्लास थी ऐसी? इंग्लिश समझाते समझाते आपने एल्विश यादव और ध्रुव राठी की फाइट का डिस्कशन शुरू कर दिया। पहले अपॉर्चुनिटी आप ढूंढते हैं या टीम ढूंढती है? इंडियाज गॉट टैलेंट का एक वीडियो था कोई, जिसमें समय रैना पूनम पांडे आपस में किस करते दिख रहे हैं और आपने उसको वेरीफाई कर दिया कि यहाँ पे तो लिप किसिंग होती है। जया किशोरी को लेके आपने बोला क्रिश्चियन डियोर का बैग लेके चल रही हैं, आईफोन की लालसा करने वाली सन्यासी हैं। आपने बोला कि ये सरकार तो चाहती है कि बच्चे पकौड़े तले कि जिसने भी अंग्रेजी भाषा बनाई है दारू पी के बनाई है। तो आज जो मेरे साथ हैं वो इंग्लिश की एक्सपर्ट हैं। इनके हर नोट्स वाइटल हैं और इनके हर जोक्स भी वायरल हैं। मीडिया में इन्हें वायरल इंग्लिश टीचर भी कहा जाता है। वेलकम बैक टू द शो। ये वो शो है जिसकी स्पीड उसकी USP है। इसमें मैं 20 सवाल करता हूं और केवल 20 मिनट देता हूं। जवाब देने का 1 मिनट देता हूं। टाइम केवल 1 मिनट है। टिक 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 1 मिनट के बाद बजर टू, मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर सिर्फ 60 सेकंड के अंदर। अपनी क्लास के बैक बेंचर्स को भी ये चौक फेंक करके या छड़ी मार के नहीं समझाती हैं, बल्कि ये रिलेटेबल फैक्ट्स मार के, रिलेटेबल फैक्ट्स बता के स्टूडेंट को अंदर से इंस्पायर करके उनको वो रियलिटी चेक देती है। इनका मोटो है लर्न विद फन। ये एंटरटेनमेंट एडुटेनमेंट दोनों को जोड़ करके बच्चों को मनोरंजन के साथ सिखाती है। इनके स्टूडेंट सिर्फ एक इनको मेंटोर ही नहीं मानते हैं, एक मदरली फिगर भी मानते हैं। प्लीज वेलकम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KD कैंपस प्राइवेट लिमिटेड, नीतू सिंह मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अपनी इतनी तारीफ सुन के कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ गई हूँ अब तो। नहीं। अच्छा, आपका सम्मान रखते हुए थोड़े आपसे मीठे, थोड़े कठोर, थोड़े तीखे हम कुछ सवाल करेंगे। तो मैं पहले प्रश्न से आता हूँ। यहाँ से हम एक ही प्रश्न में आपका बैकग्राउंड कवर करते हैं। 2005 में आपने पैरामाउंट कोचिंग से शुरुआत की। जितना हमें इंटरनेट से पता चलता है वो कंपनी लगभग 200 करोड़ से ऊपर की हो गई और रातों रात आपका नुकसान हुआ, बंद होनी पड़ी। एक लेडी बाउंसर के साथ आपको बहुत तकलीफ भी सहनी पड़ी, उन्होंने आप पे हमला भी किया। वो स्टोरी क्या थी? उसके बाद क्या हुआ? सर, दिल्ली जैसे शहर में एक बाउंसर ने आके मुझे मेरे ही कंपनी में मेरी पिटाई कर दी और दिल्ली के जो कह सकते हैं कमिश्नर हो या पुलिस हो, इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और वो मेरे पर ही ST SC का मामला बन गया होता अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होता उस ऑफिस का। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर दिल्ली से शहर में ऐसा हो सकता है और आदमी स्कॉट फ्री निकल सकता है, तो गांव में तो क्या फिर होता है? भारतवर्ष में अगर महिलाएं पिटती हैं तो सही पिटती है। क्योंकि भारत के गांव-गांव में ये सब चीज़ें होता है तो लोग बहुत कहते हैं कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ऐसा नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है और होता आया है। पर आप उस कंपनी में 50% हिस्सेदार थी? सर, कंपनी मैंने बनाई थी, लेकिन हम भारतीय महिलाएं जो होती हैं मूर्ख होती हैं। ये भारतीय महिलाएं अपने पति को सबसे पहले रखना चाहती हैं, तो मैंने उनको 50% का पार्टनर मैंने बनाया था और मैंने उनको ऊपर रखा था। वरना पैरामाउंट का मतलब क्या होता है वो भी उसे पता नहीं था। आपने 50% का बाद में कोई एग्जिट वैल्यू लिया? क्योंकि उसके बाद आपने KD कैंपस बनाया तो कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट हुआ था आपका राजीव जी के साथ? पिछले 10 सालों से वो केस कोर्ट में लटका हुआ है और उसमें डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया हुआ था कि 1 साल में इस केस को निपटाना है। वो 10 साल में आज तक दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। तो कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं पाया? फाइनेंशियल सेटलमेंट में उनको अराउंड 18.5 करोड़ रुपीस मुझे देना था। आपको मिला? नहीं मिला, क्योंकि केस 10 साल से पेंडिंग है कोर्ट में और 10 सालों के बाद अगर आज फैसला आ भी गया तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। This is really sad and struggle for you. पर नहीं तो मैम हम आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपके लिए सब अच्छा हो। अभी पीछे SSC के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आपने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। आप स्टूडेंट्स की एक शक्ति बन के निकली। जुलाई अगस्त की बात है, पीक पे था, मीडिया खूब न्यूज़ कवर कर रही थी। आप उस प्रोटेस्ट का एक मेन फेस भी रही हैं और प्रोटेस्ट में मीडिया के सामने आके आपने कई जवाब किया और कई सवाल भी उठाए, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ऐसा क्यों? सर, रिजल्ट नहीं निकल पाएगा क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि उसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है एडिक्विटी।
और एडिक्विटी को सारे नियम कानून को ताक में रख के उसे दिया गया है पहले एसएससी टीसीएस का। के पास था। पहले टीसीएस के पास था। टीसीएस के समय में भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आए थे बच्चों के, जो हम लोग उठा रहे थे कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या ना कि सब कुछ दरकिनार करके एडिक्विटी को दिया गया, जो कि एग्जाम भी ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। और ये प्रोटेस्ट 2 फेज में हुआ था और दोनों फेज में एक-एक एफआईआर दर्ज हो चुका है और दोनों में एफआईआर हमारे खिलाफ हो चुका है। आपके खिलाफ? उसमें कई लोगों के खिलाफ हुआ है, क्योंकि पहला एफआईआर हुआ है जब हम लोगों ने पुलिस से परमिशन लिए बिना हम लोग डीओपीटी मिनिस्ट्री की तरफ मार्च कर रहे थे, उसमें एक हुआ है। दूसरा एक बच्चों के साथ जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें भी एक एफआईआर हुआ है। अच्छा, एसएससी पे तो आप सड़क पे उतरी, लेकिन जब राउज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों का देहांत हो गया, तब भी बच्चे सड़क पे आए, पर आप कहीं प्रोटेस्ट में नहीं दिखी। और जब बात कोचिंग सेंटर्स की आई तो नीतू मैम ने खाली कॉन्डोलेंस दे के छोड़ दिया, और स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि मैम उस टाइम पे ऐसे कोचिंग वालों के खिलाफ आप सड़क पे क्यों नहीं उतरी? सर, अगर आप कहेंगे कि कोचिंग वालों के खिलाफ नहीं उतरी हूँ मैं, तो उस समय हम सभी टीचर्स की ना, जो कोचिंग के ओनर्स थे, उनकी मीटिंग एलजी से हुई है। और एलजी के साथ बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किन-किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, ताकि कभी भी ऐसी घटना कोई ना हो। उस समय आप देखेंगे तो जितने भी इंस्टीट्यूट ओनर्स थे, उनको बुला के एलजी ने बात किया था। वहीं पर उन बच्चों के पेरेंट्स और उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे, जो आके उन्होंने उसी मीटिंग को अटेंड किया था। पर नीतू मैम का रोल कम दिखा इसमें। नहीं सर, उसमें बच्चे ज़्यादा सड़क पे नहीं उतरे थे। उस समय बच्चे उस समय बिल्कुल उन्माद में सड़क पे उतरे थे। और बात क्या है कि ऐसे कंडीशन में अगर आप भी जाएँगे साथ में, तो हो सकता है बैकफायर करे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके एक फेवरेट टीचर हैं, मैंने एक इंटरव्यू में अभी देखा, विकास दिव्य कीर्ति सर, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, पर वो भी बीच में इस ड्राउनिंग इंसिडेंट पे बहुत ट्रोल हुए, और बच्चों ने कहा वैसे तो वो हर मुद्दे पे राय रखते हैं, पर वो वहाँ पे विकास दिव्य कीर्ति सर कुछ लंबे समय तक नहीं दिखाई पड़े। इनफैक्ट एक जगह पे उन्होंने माँ सीता के लिए अभद्र टिप्पणी के लिए भी वो ट्रोल हो चुके हैं कि सीता की तुलना, क्षमा चाहता हूँ, पर कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से की गई थी। तो अवध ओझा सर पे भी कंट्रोवर्सी हुई, खान सर पे भी कई बार हुई। तो इन टीचर्स पे जब कंट्रोवर्सी होती है, तब आप सपोर्ट क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स को, और टीचर्स ऐसे टाइम पे एक दूसरे को साइड क्यों कर देते हैं? देखिए, बात क्या है, अगर आप विकास सर की बात करेंगे तो जितने भी कंट्रोवर्सीज होते हैं, वो उनसे बहुत दूर रहते हैं, आपने मार्क किया होगा। अगर आप इस बार का प्रोटेस्ट कहेंगे, तो इस बार के प्रोटेस्ट में ना खान सर आगे आए, ना विकास सर आगे आए हैं, और ना ही कोई भी आया है। मतलब मैं पीडब्ल्यू की भी बात करूँगी, अलग सर भी नहीं आए। बात क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स या जो टीचर्स प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेते हैं, बच्चों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। जो भाग लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है। अगर ज़रा-सा कुछ मिस्टेक हो गया तो। बिना मिस्टेक के इस बार मैं काफ़ी ट्रोल हुई हूँ। तो बात क्या है ना कि हम सभी टीचर्स अपने ही जो इमेज होते हैं, वो बचाते भी हैं और साथ में अपना काम भी करते हैं। तो हमेशा हर बार कंट्रोवर्सी में पड़ना भी सही नहीं होता है हम सब टीचर्स के लिए। तो मैं इनकी भी मजबूरियाँ समझती हूँ कि हर बार कंट्रोवर्सी में आना ये भी पसंद नहीं करते। हाँ, कभी-कभी इनकी टिप्पणी जो होती है क्लासेस में, वो वायरल हो जाता है बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न, फिर इनको आना पड़ता है अपने बचाव में। लेकिन अगर विकास दिव्य कीर्ति सर की बात हो गई, तो अब इनके कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं इसे समझना चाहता हूँ। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो सीसीपीए है, उसने दृष्टि आईएएस पर 5 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया है, और पिछले साल भी 3 लाख का फ़ाइन लगाया था। और ये क्यों लगाया था? ये पेनल्टी लगाई थी, उन्होंने मिसलीडिंग एड पब्लिश करी कि 75% स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम खुद से निकाला है, उस यानी कि 216 में से 162 बच्चे एग्ज़ाम खुद से निकाला है, उन्होंने खाली इनके इंस्टीट्यूट के एक फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। पर अगर देखें तो खाली उन्हीं पे नहीं, बायजूस पे भी लगा, ये स्टडी आईक्यू पे भी लगा, भाजीराव एंड रेड्डी पे भी लगा। ऐसे इंस्टीट्यूट पे भी फ़ाइन लगता रहा, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिसलीडिंग एड्स जो ये देते हैं, उसके ऊपर आपका क्या विचार रहता है? सर, बात क्या है ना, ये लोग फ्री इंटरव्यू सेशन चलाते हैं। तो फिर जो ये फ्री इंटरव्यू सेशन में जो बच्चे आते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, उनका भी नाम और नंबर वगैरह, जितने भी इनके एडमिट कार्ड वगैरह होता है, सब इनके पास रहता है। आज से नहीं सर, मैं इस फील्ड में 20 सालों से हूँ। 20 सालों से
सारे इंस्टीट्यूट्स जितने भी इंटरव्यू वाले बच्चे हैं उनको भी अपने बच्चे कह के इन लोग एडवर्टीजमेंट करते आए हैं। ये कोई नया प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप इस नई प्रैक्टिस की बात करेंगे तो सरकार ने इस पर कदम उठाना पिछले 2 सालों से शुरू किया है, तो ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू तक जो बच्चा पहुंच चुका है इसका मतलब वो अपने कैलिबर से पहुंच चुका है। और अगर आप फ्री इंटरव्यू सेशन चला रहे हैं तो बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि इन लोग फ्री इंटरव्यू सेशन में ही करोड़ों खर्च कर देते हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स का मानना होता है कि हमारे पास जितने रिजल्ट्स होंगे उतने फिर भावी बच्चे भी हमारे पास आएंगे। तो ये मार्केटिंग गिमिक है, ये मार्केटिंग गिमिक है, और ये आज से नहीं पिछले 20 सालों बंद से होना सर। चाहिए ये। बिल्कुल बंद होना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच इतना बेबाकी से उत्तर देने के लिए। एक वीडियो में आपने सरकार ने केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल गायब कर दिया, और आपने बोला कि ये सरकार तो चाहती है कि बच्चे पकौड़े तलें ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन एनसीईआरटी को फिर मैं दूसरी साइड पढ़ा, एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने बच्चे के कंटेंट लेवल के, कंटेंट का जो लोड का लेवल है उसको थोड़ा सा ठीक किया। स्पेशलाइजेशन पे फोकस देने के लिए उन्होंने 11th क्लास में वो पीरियोडिक टेबल साइंस के लिए डाल दिया। फिर उनका जवाब ये भी है, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सब क्लास 9 तक कवर्ड हैं। अगर उसको एडवांस पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल 11th में हमने दे दिया है, अभी क्यों लोड डालें। फिर केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल गायब होने वाली बात कहाँ तक सही है, और जब ये जवाब भी आ गया तो आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया? आप तो इंग्लिश के टीचर हैं। सर, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि जो सीबीएसई है वो अपने सिलेबस को कम करती चली जा रही है। आपने ये मार्क किया होगा कि बच्चे अब सिर्फ 1-1.5 महीना भी पढ़ लेते हैं ढंग से तो वो बोर्ड एग्जाम पास कर जाते हैं, क्योंकि सिलेबस उनका बहुत कम हो गया है। अगर सिलेबस कम करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों पर लोड नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम का पास करके जब आप 11th-12th करने के बाद नीट और आईआईटी देते हो तो उसका सिलेबस बहुत वास्ट है और उसका लेवल बहुत हाई है, और वो जो गैप है वो फिल कौन करेगा? अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग सेक्टर खत्म हो जाए, कोचिंग सेंटर्स ना रहे, तो उसके लिए आपको 12th तक का सिलेबस ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चा जो एग्जाम में क्वालिफाई कर रहा है बस उसी एग्जाम से वो नीट और आईआईटी भी क्वालिफाई कर जाए। वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सिलेबस कम करते चले जा रहे हो तो उधर कंपटीशन देखिए बढ़ता जा रहा है। आपकी एक ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, क्लिप बड़ी वायरल हुई जिसमें आप पुरुषों के बारे में बोल रही हैं कि तुम लोगों की हालत मोहल्ले वाले कुत्तों की तरह है। सुनने से मुझे भी थोड़ा घबराहट हुई। ऐसे मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रहा था कि हम लोग ऐसे हैं। तो पुरुषों को लेकर ऐसा क्यों कहा आपने? तुम लोग की हालत है ना वो मोहल्ले वाले कुत्ते की तरह, जो गाड़ी के पीछे दौड़ रहा होता है, गाड़ी चलानी नहीं आती उसे। पुरुषों को लेके मैं नहीं कहती हूँ, जो दिलफेक पुरुष होते हैं उनके लिए कहती हूँ। और ये देखिए, क्लास में मजाक की बात होती है। कई बार कहते हैं, जैसे मेरे क्लास में जब एक लड़के ने कमेंट कर दिया कि जब घर में खाना नहीं मिलेगा तो वो बाहर तो जाएगा ही। बस उसी में मेरा पारा चढ़ा था कि भाई घर में खाना नहीं मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो सारे पुरुषों को कुत्ता कहना तो ठीक नहीं है। सारे पुरुषों को नहीं कहा मैंने सारे पुरुषों की बात नहीं की है। लेकिन हाँ, आपको नहीं लगता कि पुरुष दिलफेक होते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के। देखिए, जितने भी रिश्ते बनेंगे पुरुष और औरत में, तो उसमें औरत भी इन्वॉल्व तो होगी ना। औरत इन्वॉल्व, देखिए आप एक अगर बात, पुरुष ने 5 जगह संबंध बनाया है तो वो किसी औरत से ही बनाया होगा ना, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर पुरुष के पास एक ऑप्शन आता है ना तो महिलाओं के पास 100 ऑप्शंस आते हैं। अगर फिर भी महिलाएं आपके प्रति वफादार हैं तो इसमें आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप बहुत लकी हैं। चलिए छोड़ते हैं, माहौल काफ़ी हैवी हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। मैं एक सेलिब्रेशन की बात करता हूँ, एक खुशखबरी आपको सुना देता हूँ। हमारे लीडरशिप फन प्रोग्राम को 10 साल हो गए हैं और उसका हम लेगेसी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। आप सारे लोग इनवाइटेड हैं। इन 10 सालों में आज तक हमने बहुत सारे बिजनेसमैन की मदद करी, हैंड होल्ड करके उनको आगे बढ़ाया। 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ पे लोग आते हैं, हम उनको 200, 500, 1000 करोड़ की जर्नी पर तैयार करते हैं। नए व्यक्ति को नहीं बुलाते, सबके लिए नहीं है लीडरशिप फनल, एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो एक्चुअली कोर बिजनेसमैन है उसके लिए है। और ये 10 साल की लेगेसी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको भी इन्वाइट करेंगे और बाकी सबको भी इन्वाइट करेंगे। माहौल लाइट करने के बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीतू मैम, पुरुषों के बाद अब महिलाओं पर बात कर लेते हैं आपसे। आप महिला की आस्था पे सवाल क्यों उठाती हैं? करवा चौथ जो हिंदू महिलाएं आस्था विश्वास के साथ अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, व्रत तो महिलाओं की धार्मिक भावना का एक विषय है। इट इज़ देयर ओन इंडिविजुअल रिलीजियस कॉल। उस पर आप टिप्पणी कहती हैं कि वो डर के मारे करती हैं। आप ऐसा टिप्पणी क्यों करा आपने? सर, मुझे एक भी ऐसा फेस्टिवल बता दीजिए जहाँ पे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए रखता। इस देश में एक भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है। मेरा कहना है कि अगर किसी की वाइफ का देहांत हो जाता है तो उसका पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, उसके
पेरेंट्स डिपेंडेंट जो थे उसकी वाइफ पर, बच्चे जो थे वो सब बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मर्दों को भी डर के मारे व्रत रखना चाहिए। दूसरा, मैं मानती हूँ कि अगर औरतों को ये बात बुरा लग रहा है तो मैं एक बात दावे से कह सकती हूँ सर, हम महिलाएं भी मेंटली स्लेव्स हो चुकी है। हम हमेशा मानते हैं कि मेरे हस्बैंड के बिना मेरा कोई लाइफ नहीं है, और अगर हस्बैंड छोड़ दिया तो हम कहीं नहीं रहेंगे, और हस्बैंड मर गया तब तो मेरी लाइफ खत्म है। सबसे पहले इनसे ऊपर उठना पड़ेगा एक महिला को। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दो हैं तो दो पहिए हैं, तो दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और अगर वाइफ लूज करने से डर रही है तो हस्बैंड को भी लूज करने से डरना चाहिए, और बराबर होना चाहिए ना। आप भी व्रत रखिए अपनी वाइफ के लिए, वाइफ भी रखें तो अच्छी बात है। महिलाओं के सशक्तिकरण पे आप बहुत बात करती हैं, और आपने बोला सब बराबर होने चाहिए, है कि नहीं? और तो ये मेरे को अच्छा भी लगा बहुत। और आपने यहाँ पे एक चुनौती भी दे दिया कि अगर महिलाओं को ये डर के कारण कर रही हैं ऐसा, उनको बराबर का दर्जा मिले। मैं ऐसा बात ठीक लगती है, पर लेकिन फिर आप दूसरी बात भी कर देती हैं कि महिला को संस्कारी होना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए। घूंघट में रहने का आपने सपोर्ट किया, जिससे लेके कुछ महिलाओं ने थोड़ा सा विरोध भी किया। उनका कहना है कि शादी दो लोग के बीच हो रही है तो सिर्फ पति फेस दिखाए, हम फेस ना दिखाएं। मैम तो ये मैम यहाँ पे आपने तो फिर एकदम साइड चेंज कर ली। इस आरोप पे आप क्या कहेंगी? नहीं सर, मैं मानती हूँ कि अगर जैसे खान सर की वाइफ की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा हुआ घूंघट ली रही, क्योंकि अगर वो घूंघट नहीं रखती ना तो वो कभी भी पूरे बिहार में कहीं भी नहीं घूम सकती थी, क्योंकि खान सर बहुत पॉपुलर है। तो उनकी वाइफ की भी वही हालत होती कि कहीं भी वो ओपनली जाके शॉपिंग करना या घूमना वो नहीं कर सकती। जहाँ तक घूंघट का सवाल है, मैं एक ही चीज़ मानती हूँ, अगर मुझे सजना है और मुझे घूंघट रखना है तो मेरा विश होना चाहिए। अगर मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनना है तो मेरी इच्छा होनी चाहिए। मुझ पर कोई मर्द या कोई पुरुष या कोई मेरे परिवार का व्यक्ति थोपे कि नहीं तुम घूंघट लेकर रहो, वो मुझे मंजूर नहीं। एंटायरली आप छोड़ दीजिए उस लड़की को, उसकी जो विश है। अब आप देख लीजिए तालिबान ने क्या फरमान जारी किया था कि 2 आंखों की जरूरत नहीं है, एक ही आंख से दिख जा रहा है, इसीलिए उनके बुरके में भी एक और जो आंख है वो भी ढका जाना चाहिए। और बताइए, वैसे तालिबानियों के साथ हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ सर कि हमें अपने अधिकार को तो छीन के लेना पड़ेगा। तो मुझे अच्छा लगा बहुत देख करके आप उनके राइट्स के लिए बात कर रही हैं कि छीनना पड़ेगा राइट्स। एक बात मैं और समझना चाहता हूँ, शादी को लेके एक और बात आपने बोली कि सारी दुल्हनें थोड़ी आपसे नाराज़ भी हुई उसमें। आपका कहना है कि शादी उत्सव है, खुशी का मौका है। शुभांकर जी के इंटरव्यू में आपने बोला कि भाई डांस तो खुशी का एक्सप्रेशन होता है, डांस करना चाहिए। फिर नीतू मैम ने दुल्हनों को शादी में डांस करने से मना कर दिया, एंजॉय करने से मना कर दिया। वो नाराज़ हो रही हैं, वो कह रही हैं खुद करें और हमारे को मना कर दिया। अब ये सशक्तिकरण कैसे आपने भाई किस आपकी दृष्टिकोण शादी से हो तो देखें? हम नाचेंगे ना, खुद नाचना अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता सर। खुश हैं वो? दुल्हन आपने बोला खुशी का एक्सप्रेशन है। दुल्हन एक ग्रेस में अच्छी लगती है, और जब आप ग्रेस में हो, आप एंटर कर डांस रहे हो। करना डिसग्रेसफुल हुआ? नहीं, डिसग्रेसफुल नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है। अब काला चश्मा लगा ली है और काले चश्मे पे नाच रही है और नाचते हुए आ रही है। भाई इतने लोग जो है नाचने वाले, उनको नाचने दो ना। आप तो बहुत ग्रेसफुली एंटर करो। देखो, कुछ चीज़ें होती है जो बहुत सुंदर लगता है जब आप भव्यता के साथ आते हो। तो मैं मानती हूँ नाचो, आराम से नाचो, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो तो लोगों को नाचने दो। और आप ऐसे मेमोरीज को रील में लगाओ ना जिसमें आप बहुत ग्रेसफुल तरीके से एंटर कर रहे हो, सुंदर लग रहे हो देखने में। दुल्हन थोड़ी शर्माती हुई अच्छी लगती है, जहाँ तक मुझे फील होता है। बाकी आपकी मर्जी। आप एक एनिमल लवर है ना? आप एक डॉग लवर भी है, आपके घर में भी डॉग है। तो एक दिन ट्विटर पे आपने एक्स पे लिख दिया कि कुत्ते के लिए हफ्ते में 2-3 दिन स्पेशली चिकन आता है। तो फिर नीचे मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि एक तरफ आप एक जानवर को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे जानवर का आप निर्मम निर्दयता से बिल्कुल हत्या कर देते हैं। तो ये एनिमल लव कैसे हुआ? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं जैसे बंगाल में जाइए तो वहाँ फिश इक्वल टू वेजिटेरियन हो जाते हैं। अगर आप यूपी में जाइए तो वहाँ पे सारे वेजिटेरियन हैं। लेकिन आप देखिएगा तो राजस्थान देखिए, यूपी के कुछ पार्ट देखिए, हरियाणा देखिए, टोटल वेजिटेरियन है। सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्याएं यही एरिया में होती है। तो आप ये जानते हैं हम कहीं ना कहीं सावेज है। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं आप एनिमल लवर है, मैं कौन सा एनिमल लवर हूँ? डॉग खाली एनिमल है क्या? एक चिकन एनिमल नहीं है? तो मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं एनिमल लवर हूँ। आपको पता है हम तब तक दावा नहीं कर सकते हम एनिमल लवर है जब तक कि हम सभी जितने भी उत्पाद हैं
जानवरों के वो ना छोड़ दें। हम जो जूते पहने हैं वो भी एनिमल से आया हुआ है। आपको पता है जो हम दूध पीते हैं कि हम बहुत बड़े वेजिटेरियन हम दूध पीते हैं, वो दूध कैसे आता है? तो मैं मानती हूँ हम लोग कहीं न कहीं सैवेज हैं। अगर मैं कहूँ नहीं बहुत एनिमल लवर हूँ, उस दिन कह सकती हूँ जिस दिन मैं दूध, पनीर ये सब खाना बंद कर दूँगी। अच्छा नीतू मैम, एक चीज़ मैंने देखी कमेंट बॉक्सेस में, सब जगह पढ़ने का कोशिश किया, तो नीतू मैम का ना इंग्लिश के टॉपिक्स ज़्यादा वायरल नहीं हो रहे, वायरल टॉपिक्स ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। अब ये जाने अनजाने में होता है, कैसे होता है? जैसे आपने रणवीर अलाहाबादिया पे भी कमेंट किया कि कूल बनने के चक्कर में इस मूर्ख इंसान ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। ऐसे आपने MBA चाय वाला पे भी किया, काफ़ी कुछ कहा, संदीप माहेश्वरी के लिए भी काफ़ी कुछ कहा। तो आप जैसे लोगों पे बोलती हैं, तो टीचर को ये आपका एक स्ट्रैटेजी है या पढ़ाते समय ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए या करते रहना चाहिए या कोई लर्निंग देना चाहते थे? सर मैं जब पढ़ाती हूँ तो करीबन 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में 50 चिट्स आते हैं मेरे पास। अब एक चिट आया कि नीदर के साथ आपने मैम नॉर बताया है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में तो नीदर नहीं आया, सिर्फ नॉर आया। ऐसा कैसे? क्या ये कंजंक्शन का पेयर नहीं है? अब ये चिट तो उठा के कभी मेरा टीम वाला डालता ही नहीं है। वो क्या डालता है कि मैम आई लव यू कौन सा टेंस है? अब मैं क्या करूं? वो जो 5 ऐसे मजाक के चिट्स आते हैं, अब मेरी टीम भी उठा के वही डालती क्योंकि उनको पता है वही वायरल होगा। तो तो ये एक स्ट्रैटेजी है। तो वो एक स्ट्रेटजी मेरे टीम का है, ये मेरा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं। पढ़ाने से रिलेटेड आप कुछ भी मैं डालती हूँ, तो वो उतना वायरल नहीं जाता। और मैं स्टेटमेंट्स तब देती हूँ जब ऐसा कोई चिट आता है कि मैम आपको क्या लगता है, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कल, वो सही है कि नहीं है? तो कभी-कभी ऐसा होता है, पता ही नहीं रहता क्या स्टेटमेंट दिया है। आपकी कोई खास क्लास थी ऐसी जिसमें आप इंग्लिश ही समझा रहे थे और इंग्लिश समझाते समझाते आपने एल्विश यादव और ध्रुव राठी की फाइट का डिस्कशन शुरू कर दिया? उसमें आप क्लास में स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने के बारे में बता रहे थे। तो ये पढ़ाते पढ़ाते सोशल मीडिया का फाइट का आप जिक्र करने लगे। तो अब ये तो टीम तो बाद में उठाएगी, तो पहले अपॉर्चुनिटी आप ढूंढते हैं या टीम ढूंढती है? नहीं, मेरा जितना वायरल हुआ है सर, सारे एक्सटेम्पोरे वायरल हुआ है। मैं कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोलती हूँ। और मन अगर कुछ मेरी टीम कभी देती भी है कि आप इस पे कुछ बोलो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा वायरल भी नहीं होता है। तो जितने भी एक्सटेम्पोरे हैं, जो ऑन द स्पॉट कुछ ऐसी बातें निकल गई, वही वायरल होती है बस। आजकल डीप AI फेक वीडियो से बहुत चल रहे हैं। इंटेंशनल नहीं होगा तभी वो होगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक फेक वीडियो था कोई, जिसमें समय रैना पूनम पांडे आपस में किस करते दिख रहे हैं और आपने उसको वेरीफाई कर दिया कि यहाँ पे तो लिप टू लिप किसिंग होती है। वैसे आपको पूरा हक है कि किसी भी वल्गर शो को क्रिटिसाइज़ करिए, आपको पूरा अधिकार है, आपने बोला डेमोक्रेसी है। लेकिन इस फेक AI वीडियो को देख के बिना फैक्ट चेक किए क्लास में बोल दिया, ये ठीक है? क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी पढ़ाने और समझाने वाली एक अत्यंत जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। अत्यंत का अर्थ हुआ जहाँ अति का भी अंत हो जाए, इतना जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। तो आपको नहीं लगता टीचर्स को पहले सारे फैक्ट्स को दुरुस्त करके चेक कर लेना चाहिए? देखिए, अगर आप उस प्रोग्राम की बात करेंगे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, तो कोई भी चीज़ को है ना फैक्ट चेक करने से पहले आपने ऐसा माहौल उस सीरियल में बना दिया था उन लोगों ने कि कोई भी चीज़ अति नहीं लग रहा था। तो वो ऐसी बात थी ना जिस पे मुझे लगा था कि शायद सही होगा, और वो चल रहा था वहाँ पे, बहुत वायरल चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था। एंड इन फैक्ट सच कहूँ तो वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा क्योंकि मुझे वो इतना वाहियात और इतना वल्गर लगता था। तो इसीलिए अगर आप मानेंगे तो सच कहें तो वो अगर बंद हो गया वो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ। और अगर उससे रिलेटेड अगर मैंने कोई बात बोली है देन आई शुड से एंड आई मस्ट से दैट आई एम सॉरी अगर ऐसी बात नहीं थी और मैंने बोला तो। आई डीपली अप्रिशिएट ना, आई अंडरस्टैंड कि वो माहौल ही उस समय ऐसा था और माहौल ही इतना नेगेटिविटी का था कि आप किसी भी बात पे भरोसा कर पा रहे थे। पर एक जगह मैं सोचा कि आपका बेटा आपसे शायद थोड़ा नाराज़ हो गया। क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि आपने बेटे की पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब आपके बेटे की लव स्टोरी आपने क्लास में सुना दी। अब हुआ ये कि लव लेटर मिला, रील भी खूब वायरल हुई। आपने बेटे से ये भी कह दिया कि बेटा ये लव लेटर तुझको नहीं मिला है, ये तेरी लैंड क्रूज़र गाड़ी को मिला है। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, जो बेटे की लवर थी उसने बोल दिया गुस्से में कि भाई तुझे हाँ करना था, मेरे को हाँ कर देता, मैं तुझे पसंद थी ठीक, नहीं पसंद थी ठीक, लेकिन तूने मेरे को गोल्ड डिगर साबित कर दिया अपनी मम्मी के साथ मिलकर। तो आपको नहीं लगता बेटे की पर्सनल लाइफ को आपको क्लास में नहीं शेयर करना चाहिए था? मेरा बेटा इनफैक्ट बहुत ही इंट्रोवर्ट है और वो अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि डिस्कस हो, और मैंने ये डिस्कस कर दिया और ये वायरल हो गया।
और वो गलती हो गई। हालाँकि मैंने इस बात को सिर्फ़ ऐसे कैजुअल वे में बोला था। मैंने बहुत सीरियसली भी नहीं कहा था। तो थोड़ी-सी नाराज़गी उसकी हुई, लेकिन जाएगा कहाँ, माँ हूँ। तो अल्टीमेटली लौट के तो मेरे पास ही आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली, क्योंकि उनको पता है कि मोर और लेस लाइक अ गार्डियन है, रादर दैन अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। तो इसीलिए उनके सारे फ्रेंड्स से इंक्लूडिंग दैट गर्ल, सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है। मेरे को तो खैर लव लेटर नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार नीचे एक रेड हार्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, तो हम उसी से खुश हो जाते हैं। तो ऑडियंस का जो प्यार मिलता है थोड़ा थोड़ा उससे खुश हो जाते हैं। ये 2020 पॉडकास्ट लोग पसंद कर रहे हैं, जिसमें 20 मिनट में हम 20 सवाल पूछते हैं और लोग नीचे गेस्ट का नाम भी सजेस्ट करते हैं कि किसका देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट करी है, आप भी इस प्लेलिस्ट को देखिएगा। आपको भी बोलता हूँ, एक और नई वीडियो ऐड हो गई आज नीतू मैम की, और कृष्ण की कृपा से लगातार और ऐड होती रहेगी। आई टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीतू मैम, आप कहती हैं कि वाल्मीकि रामायण तभी खत्म हो गई थी जब भगवान राम रावण का वध करके वापस अयोध्या आए और अपने राज्य की स्थापना करी। अब इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि इसका मतलब सीता माता का जो त्याग है या लव कुश का जो प्रसंग है, क्या ये सच में नहीं हुआ? सर, अगर आप ओरिजिनल रामायण की बात करेंगे, तो वहाँ पे ही ख़त्म है, जहाँ पे वापस राम जी आके अपने राजपाट संभालते हैं और वहाँ पे सीता माता के साथ वो फिर राम राज की स्थापना करते हैं, वहीं पर ख़त्म है। लेकिन जैसे हम लोग करते हैं ना कि कोई अगर बहुत अच्छी मूवी बन गई तो इसकी सीक्वल बनाना है, धूम 1, धूम 2, धूम 3, वो बनता चला जाता है। तो लव वही कुश वाला प्रसंग हुआ ही नहीं? सर, वो ओरिजिनल रामायण में है ही नहीं। और मैं मानती हूँ कि ये सब जो त्याग है, फिर सीता का त्याग किया गया और फिर ये दोनों बच्चे हुए, वो भी जंगल में, तो ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई ताकि उसमें थोड़ा सा और मेलोड्रामा दिखाया जा सके, थोड़ा सा दर्द और थोड़ा सा दुख, और राम को बहुत एक नेगेटिव एंगल से भी दिखाया गया। इलाहाबाद से वाराणसी के बीच में एक जगह आती है सीतामढ़ी, जहाँ माँ सीता समाई थी, मतलब वो भी सच नहीं है जगह? सर, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके माइथोलॉजी में इंक्लूडेड है। तो माइथोलॉजी जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं हाँ। फिर। ठीक है, ये रिस्की हो जाएगा क्योंकि हम इसको शास्त्र मानते हैं, स्क्रिप्चर्स मानते हैं। हाँ। अगर मैं अगले प्रश्न पर रिलेट करूं, तो धर्म का प्रचार करने में कई कथावाचक होते हैं, कभी कभी आप उनसे भी नाराज हो जाते हैं। जैसे आपने जया किशोरी को लेके आपने बोला क्रिश्चियन डियोर का बैग लेके चल रही हैं, आईफोन की लालसा करने वाली सन्यासी हैं। इन कथावाचक लोगों से क्या दिक्कत है? वो तो उन्होंने अपना बैग खुद ही बनवाया था। सर, अगर आप देखेंगे, राम की बात करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात होती है। इसका मतलब है कि राम मर्यादा में पुरुषों में भी उत्तम थे। उनसे सीता माता का त्याग हो कैसे सकता है, आप खुद सोचिए। नहीं, मैं जया राइट, किशोरी वाला सवाल मैं है। उसी में आ रही हूँ। इसका मतलब है कि मेरा राम, जो मेरा राम है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, इसलिए मैं उत्तरकांड को बिल्कुल मानती ही नहीं हूँ। क्वेश्चन चेंज हो गया सेम था। अगर आप कहेंगे जया किशोरी के बारे में, हाँ। तो अगर आप भगवान राम पे विश्वास कर रहे हैं, अगर आप राम की गाथा गा रहे हैं, तो हमारे जो गाय है उसके बने हुए आप चमड़े के बैग लेके घूम कैसे सकते हैं, और आपको ये जो सांसारिक चीजें हैं उनकी इतनी लालसा कैसे हो सकती है? नहीं, आईफोन आपका तो उसमें सबसे ऊपर आता है सर। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है नीतू मैम, लेकिन वो तो हमारे यहाँ पे आई थी, ऑफिस भी आई थी, उन्होंने बोला ही मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो गृहस्थ जीवन में जा रही हूँ, भगवान राम का गुणगान तो कर ही सकती हूँ। दूसरा, उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया कि जो मेरा बैग है वो विदाउट लेदर मैंने खुद कस्टमाइज बनवाया है। उन्होंने खुद ही कहा उन्होंने है। कह दिया है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी नहीं हूँ, मैं विवाह करूंगी, मैं गृहस्थ में रहती हूँ। पर क्या लोग उनके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी पोजिशनिंग डबल हो गई है। कुछ लोग इस तरफ को उनका ज़्यादा देख पा रहे हैं, कुछ इस तरफ का। तो हम इस पर और बहस नहीं करते हैं, पर आपने अपने व्यूज़ रखे हैं। आपने संदीप महेश्वरी जी को बोला कि आप अपने प्रोफेशन में रहो, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है जो आप कर रहे हो। ऐसे ही आपने जया किशोरी को भी बोला आप अपने प्रोफेशन में रहो, आप कथावाचक हो, आप इधर उधर की बात मत करो। फिर आप भी तो टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो आप पॉलिटिकल बयान दे देते हो कि राहुल गांधी की तारीफ में कहते हो मेहनती है, अच्छा जा रहा, अच्छा जाएगा। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बच के आपको भी तो फिर टीचिंग पे ध्यान देना चाहिए। सर, मैं एक भारत की नागरिक हूँ और मैं एसएससी में एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाती हूँ बच्चों को, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करोगे आप। जहाँ पर स्टूडेंट्स से रिलेटेड बात हो, जहाँ पे उनका कोई भी मुद्दा हो जिसको आगे बढ़ाना हो, जहाँ पे भारत के नागरिक के रूप में मुझे बताना है कि हाँ, कौन सही है, कौन गलत है और कौन हमारे लिए सही होगा। अगर आगे
चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, किनका शासन हमारे लिए सही होगा। मुझे लगता है ऐसे भारत के नागरिक तो मुझे पूरा अधिकार इसके बारे में बोलने का। और इसके लिए हमारी नीतू मैम अंग्रेज़ी की तैयारी बहुत अच्छी कराती हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करती हैं, बच्चों के साथ लगी रहती हैं बड़े पैशन के साथ में। लेकिन आपने एक जगह पे बोला कि जिसने भी अंग्रेज़ी भाषा बनाई है दारू पी के बनाई है, ऐसा क्यों बोला आपने? सर इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएशन पे आ जाइए, चाहे स्पेलिंग्स पे आ जाइए, आपको महसूस होगा कि स्पेलिंग कुछ और बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। अगर आप हिंदी भाषा में आइएगा, 52 लेटर्स है, उसके 52 उच्चारण है। लेकिन इंग्लिश में आप जो 26 लेटर्स है उनके 44 साउंड्स है, और कुछ ऐसे साउंड है जो आप उस लेटर को देख के समझ नहीं पाएंगे कि उसका ये साउंड हो भी सकता है। तो इसीलिए इंग्लिश में आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप राइट प्रोनाउंसिएशन कर सके। मैं आपको आखिरी प्रश्न की तरफ लेके चलता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में 2 बार कटा, ऐसा कुछ बोला आपने। एक बार तो बड़े गंदे से कटा, तो शुभांकर मिश्रा बोले ब्याह वाला था क्या? तो नीतू मैम बोली ब्याह वाले से प्यार कौन करता है? तो आपका ऐसा क्या मानना है, शादी करने वाले लोग प्रेम नहीं करते या वो क्या प्रसंग था? मैं उसको ठीक समझ नहीं पाया। जहाँ तक शादी की बात है, शादी अगर प्यार पे टिका हुआ है तो वो शादी टिकेगी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं प्यार नहीं है तब भी शादी टिक रही है और बहुत पवित्र चीज़ है, तो मैं मानती हूँ वहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट है। क्योंकि 2 बच्चे हो गए और 2 बच्चे हो गए तो उनके लिए निभाना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा का क्या होगा। क्योंकि महिलाएं जनरली यही सोच के ही अपने शादी में टिकी रहती है कि बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं मानती हूँ कि अगर आप कहेंगे कि शादी के बाद प्यार हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है, और प्यार हो गया तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है बहुत खूब। कि आपकी शादी जिससे हुई है उसके साथ आपको प्यार हो गया। एंड सेकेंडली एक चीज़ और है सर, मैं महिला हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ शादी के बाद महिला पूरी कोशिश करती है कि हस्बैंड के साथ प्यार के साथ रहे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड भी वैसे ही आपको रेसिप्रोकेट करेगा। तो इसीलिए अगर दोनों तरफ से प्यार है तब तो भगवान की प्राप्ति यहीं धरती पर हो गई आप। जय हो, जय हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नीतू मैम ये बताइए, हमने कुछ कड़वे तीखे मीठे सवाल आपसे किए, सवाल कैसे लगे आपको? मैं तो बस दिल से जवाब देती हूँ सर। अगर मेरी कहीं गलती होती है तो मैं कहती हूँ मुझे माफ़ करना। अगर गलती नहीं होती है और सारे कमेंट्स में गालियाँ पड़ते रहते तो भी मैं अड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर किसी को हर तरह का सवाल करने का पूरा छूट होना चाहिए, जवाब देने की पूरी छूट होनी चाहिए। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को इंसल्ट मत करो, अब बाकी सब कुछ चलता है। अब मैं इस पे कहना चाहूँगा कि आपसे अभी जितने भी सवाल हुए उनमें से यकीनन कुछ थोड़े तीखे थे, लेकिन जिस ईज़ और कॉन्फिडेंस से आपने उन्हें टैकल किया, ये पक्का कोई द नीतू मैम इफ़ेक्ट है सर्टनली, जिसने आपके स्टूडेंट्स के साथ साथ हमें भी इम्प्रेस किया। रही बात आपके स्टूडेंट्स की, तो उनसे आपका एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके वीडियोस में साफ बात पता चलती भी है, हम सब देखते भी हैं और देखते आ रहे हैं। आप जैसे अपने स्टाइल से उन्हें पुश करती हैं, उनका सेल्फ बिलीफ बिल्ड करती है, उनको इंग्लिश से डर उनका समाप्त करा देती हैं, सिखाती हैं अच्छे से। तो आपकी क्लास एक प्रेशर पॉइंट नहीं है, आपकी क्लास एक प्लेजर पॉइंट है, मैं बल्कि ऐसा बोलूँगा। इसीलिए आप इंटरनेट की एक फेवरेट इंग्लिश टीचर हैं। आप ऐसे स्टूडेंट्स की फेवरेट बनी रहिए, उन्हें पढ़ाते रहिए, इंस्पायर करते रहिए। आप यहाँ पे आए, आपने अपनी स्टोरी शेयर करी, आपका धन्यवाद। और आप सब लोग इस पे जाइए, क्या बोलते हैं इसको, प्ले लिस्ट पे जाइए फटाफट, वहाँ देखिए कि और किससे मिलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।